जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वक्त हमारे सामने आय व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर विद बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया है। तो इससे पहले की वीडियो यदि आपको देखना है तो वह क्वेश्चन नंबर 13 तक का होगा, जो पार्ट 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से डला हुआ है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए और अकाउंट से संबंधित तमाम कॉमर्स की जो वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट्स आप तक कंटिन्यू पहुंचती रहेगी। तो आइए पढ़ते हैं क्लास 12 कक्षा 12 कॉमर्स साइड अकाउंट की ये बुक है और इसमें हम अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस यानी गैर व्यापारिक संस्थाओं के खाते, इस चैप्टर के अंदर हम आय व्यय खाता यानी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट समझेंगे और एक दो सवाल में इनकम एक्सपेंडिचर समझने के बाद फिर हम आय व्यय खाते के अलावा बैलेंस शीट यानी कि आर्थिक चिट्ठे को भी समझेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 14। 31 दिसंबर 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में स्वतंत्र स्पोर्टिंग क्लब का आगम व शोधन खाता निम्नवत है। शेष जो कि लिखा हुआ है प्रारंभिक शेष है यानी ओपनिंग कैश का बैलेंस है, चंदा दान कार्यक्रमों से प्राप्त और पुराने अखबारों की बिक्री, स्मारिका विज्ञापन, बंदोबस्ती कोष से आय, पुराने भवन की बिक्री, विनियोगों से आय, नए भवन का क्रय, स्मारिका वेतन, डाक व टेलीफोन, बिजली, अनुरक्षण व्यय, किराया, शेष यानी ये शेष जो है ये कैश है यानी रोकड़ है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है जिसको यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नए भवन पर ह्रास 5% लगाएंगे। बकाया जो व्यय है बिजली का, वेतन का, डाक व टेलीफोन जो भी दिया हुआ है, तमाम खर्चे लिखे हुए हैं आउटस्टैंडिंग के रूप में। और चंदे में 2015 का हमसे बनाने के लिए कहा गया है। चंदा जो कि टोटल मिला है इस संस्था को वो 12,000 रुपये का है। इस 12,000 में कुछ उथल पुथल भी हुआ है। अब वो क्या हुआ है उसको भी आप समझिए। यहाँ लिखा गया है कि 2014 का 31/12/2014 को बकाया 1,500 रुपये यानी जो पिछले साल का चंदा था वो 1,500 रुपये बकाया है, लेकिन उसमें से 1,000 रुपये प्राप्त हो चुका है जो कि यह रकम इसमें शामिल है। इसके बाद 2015 का बकाया यानी जिस साल का हम बना रहे हैं उस साल का बकाया 800 रुपये का है और अगली साल का भी इनको 1,200 रुपये 2016 का भी मिल चुका है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देना होगा कि हम जिस वर्ष का बनाते हैं सिर्फ उसी वर्ष के ही खर्चे और उसी वर्ष की इनकम यानी कि आय उसी को ही लिखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। उसके अलावा यदि उस आय में या व्यय में अगले पिछले साल का अगर बाकी जुड़ा होता है, किसी भी कारण से जुड़ा होता है, उसे हम निकाल फेंकते हैं। लेकिन जिस साल का हम बना रहे हों उस साल का अगर बकाया है तो उसको हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर स्वतंत्र स्पोर्टिंग क्लब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सबसे पहले हम इनकम की बात करेंगे। चंदा 12,000 रुपये का है। इसमें पिछले साल का जो 2014 का प्राप्त चंदा है 1,000 रुपये, इसको हम माइनस करेंगे क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। और 2016 का 1,200 रुपये है, यह भी माइनस करेंगे और 800 रुपये को जोड़ेंगे। यह किस प्रकार से आपको दिखाया जाए तो यहाँ देखिए बाई सब्सक्रिप्शन सबसे ऊपर लिखेंगे स्वतंत्र स्पोर्टिंग क्लब। इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31, 2015 क्रेडिट साइड में इनकम रुपीज होगा, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में होगा। और उसके बाद जब हम सब्सक्रिप्शन लिखेंगे 12,000 रुपये, इस 12,000 को लिखेंगे तो उसमें ये
1,000 रुपये और 1,200 रुपये घटाएंगे। 1,000 रुपये लिखेंगे यहाँ पर लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, PY का मतलब हुआ प्रीवियस ईयर, और लेस एडवांस इन करेंट ईयर में जो हमने एडवांस किया था अगले साल के लिए 1,200 रुपये का, उसको घटाएंगे, यानी इसको 1,000 रुपये और 1,200 रुपये घटा देंगे। जबकि 2015 का बकाया है 800, इसको ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर के नाम से। एक एक अमाउंट बहुत बारीकी से आप समझेंगे। यह चैप्टर वैसे समझ में बहुत कम आता है, लेकिन यदि आपकी समझ में आ गया तो आप विद्वान बन जाएंगे। इसीलिए हम इसके एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से आपको समझाएंगे। दूसरी इनकम हमारी है दान। यहाँ 13,000 का है, इसमें कोई उथल पुथल नहीं, कोई भी लेन देन बाकी नहीं है, ना ही एडवांस है, 13,000 ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद है पुराने नहीं कार्यक्रमों से प्राप्ति, यानी प्रोग्राम इनकम 6,900 रुपये। उसके बाद है पुराने अखबारों की बिक्री से आय 300 रुपये, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 300। उसके बाद देखेंगे बंदोबस्ती कोष से आय। यहाँ पर ध्यान देंगे कोष नहीं आता है, अगर कोष से किसी प्रकार से इनकम हुई है तो वह जरूर आएगा। तो यहाँ पर आय हुई है 3,000 की, वो हमारी इनकम है। तो यहाँ पर लिखेंगे बंदोबस्ती कोष, इनकम फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंड्स है ये, हमने यहाँ पर रोक दिया इसको, फंड्स का 3,000 रुपये है। इसी के नीचे इसके ऊपर है स्मारिका विज्ञापन, मेमोरेंडम एड्स है ये 5800 का, यह भी हमारी इनकम है। ध्यान रहे रोकड़ और फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, यानी चालू संपत्तियां, स्थायी संपत्तियां, रोकड़, बैंक, इन्वेस्टमेंट, ये सब नहीं आता है। बाकी तमाम वो खर्चे आएंगे जो कि हमेशा होते रहते हैं, और वह इनकम भी आएगी जो आए दिन मिलती रहती है, लेकिन जो कभी कभार मिलती है वह इनकम बहुत स्पेशल हो जाती है, वह नहीं आती है। इसके बाद है पुराने भवन की बिक्री, यह बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमारी संपत्ति है, वह भी स्थायी, ये नहीं आएगी 60,000 की। लेकिन विनियोगों से हमें आय हुआ है यहाँ पे 4,000 का, ये हमारी इनकम है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखा हुआ है 4,000 का, ये आएगा। अब पहुँचते हैं खर्चों में। खर्चों भुगतान को ही हम खर्चा बोलते हैं। पहला है नए भवन का क्रय, तो भवन का क्रय नहीं आएगा, लेकिन इन्होंने भवन पर ह्रास बोला है 5%, तो ये हम 75,000 का 5% काट देंगे, और यहाँ पर डेप्रिसिएशन के नाम से हमने नीचे लिखा हुआ है 3,750 रुपये। इसके बाद है स्मारिका मेमोरेंडम 2,000 का, इसको यहाँ लिखा गया है डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर की ओर। दूसरा खर्चा है वेतन 6,000 रुपये का, तो हमने यहाँ सैलरी 6,000 लिखा है। हालांकि इसमें वेतन में आउटस्टैंडिंग भी है, आउटस्टैंडिंग बिजली का भी है, और यहाँ पर डाक व्यय और टेलीफोन का 200 रुपया है, यह भी लिखेंगे। अभी हमने वैसे तो आप चाहे तो इस सैलरी को जो आउटस्टैंडिंग है इसका यहीं ऐड कर दो, ऐड आउटस्टैंडिंग के नाम से। यदि किसी कारणवश आपने नहीं ऐड किया है तो इसको यहाँ लिखिए टू आउटस्टैंडिंग के नाम से। आउटस्टैंडिंग अगर कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज लिख दीजिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज लाइटिंग के 100 रुपये, ये जो हमारा लाइटिंग है 100 रुपये, सैलरी का 1200, डाक टेलीफोन का 200, ये तीनों हमने आउटस्टैंडिंग बारी बारी से 1,500 रुपये के लिख दिए हैं। इसके बाद जो खर्चा है डाक व टेलीफोन का 1,000, सैलरी का 6,000, बिजली का 600 यहाँ पर लिख देंगे, पोस्टेज टेलीग्राम, सैलरीज, लाइटिंग। इसके बाद है मेंटेनेंस रेंट, किराया जिसे बोलते हैं, यहाँ पर रेंट को किराया बोलते हैं, वो अनुरक्षण मेंटेनेंस को बोलते हैं, और यह रकम यहाँ पे 12,000 रुपये की है। अब हम सारी रकमों को लिख चुके हैं, अब हम इनकम और एक्सपेंडिचर के डिफरेंस को चेक करते हैं, देखते हैं आखिर कौन सी साइड ज़्यादा है। तो जब हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं तो हमें 43,600 रुपये इनकम के टोटल प्राप्त होते हैं। यहाँ टोटल इनकम देखेंगे 43,600 है, और जब हम खर्चों का टोटल करते हैं तो हमें 27,350 रुपये प्राप्त होते हैं, दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि हमारी इनकम 16,250 रुपये फालतू है, तो इसका मतलब हमें सरप्लस हुआ, क्योंकि हमारी इनकम हुई, यानी हमारी
कमाई हुई। तो यहाँ पर लिखेंगे टू सरप्लस और यह रकम 16,250 रुपये यहाँ लिखेंगे। और जो रकम ज़्यादा है 43,600, इसको दोनों तरफ लिख देंगे। इस प्रकार से इनकम एक्सपेंडिचर का एक एक पॉइंट आपने बहुत ही बारीकी से देख लिया है। तो आपकी स्क्रीन पर ये मौजूद है सवाल, और आप समझने के बाद खुद एक बार कोशिश सवाल बनाने की अवश्य करेंगे। अब चलिए बनाते हैं। इसमें हालांकि आर्थिक चिट्ठा के बारे में नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने कहा सिर्फ आय व्यय खाता ही बनाइए। जब चिट्ठा आएगा तो हम चिट्ठे को भी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखा है शेष नीचे लाए, यानी कि यह इनका पुराना बैलेंस है रोकड़ का, यानी कैश का। चंदा 15 का और 16 का दिया है। टिकट की बिक्री है, दान की प्राप्ति है, रद्दी की बिक्री है। ये हमारी इनकम है। भुगतान में सामान्य व्यय, नाटक व्यय, अखबार का, वेतन का, दान का, कर का, बिजली व्यय का और बाकी बैलेंस रोकड़ का लिखा हुआ है। इसमें बोला है क्लब का 31 दिसंबर 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय व्यय खाता तथा उसी तिथि का चिट्ठा बनाइए। इस सवाल में चिट्ठे के बारे में पूछा गया है। निम्नलिखित सूचनाओं का ध्यान में रखिए। क्या है ये सूचनाएं? क्लब के पास एक भवन है 20,000 का, जिस पर 5% हरास काटना है। सदस्यों की संख्या 500 है और हर मेंबर 5 रुपये शुल्क के देता है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, और ये है मॉडर्न क्लब। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मॉडर्न क्लब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2015। सबसे पहले शुरू करेंगे इनकम। चंदा 2015 का यहाँ पर 850 रुपये दिया है, लेकिन मेंबरों की अगर बात माने तो 500 इंटू 5 2500 रुपये चंदा होना चाहिए। इसका मतलब है 850 को हमें 2500 बनाना होगा, तो हमें इसमें 1650 रुपये जोड़ना होगा। तो 850 में आउटस्टैंडिंग जोड़ के 1650 रुपये आपको 2500 रुपये पूरे बनाने पड़ेंगे। इसके बाद अगला है टिकट की बिक्री 355 रुपये, दान की प्राप्ति 400 रुपये, सेल ऑफ टिकट्स 355 और डोनेशन 400 यानी 400 रुपये, और रद्दी की बिक्री यानी वेस्ट पेपर की बिक्री है 25 रुपये का। बाई वेस्ट पेपर सेल या सेल ऑफ वेस्ट पेपर 25 रुपये। इनकम का प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अब खर्चों में आइए। खर्चों में अगर ध्यान देंगे आप तो यहाँ पर जो खर्चे लिखे गए हैं वह खर्चे बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला खर्चा है सामान्य एक्सपेंसेज, सामान्य व्यय, जनरल एक्सपेंसेज, जो कि यहाँ पर 50 रुपये का लिखा है। नीचे इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो जनरल एक्सपेंसेज हम 50 रुपये का लिख देंगे। दूसरा खर्चा है नाटक व्यय, ड्रामा एक्सपेंसेज। ड्रामा एक्सपेंसेज 200 रुपये पूरा लिखेंगे। न्यूज़पेपर 300 का, ये रहा न्यूज़पेपर 300। इसके बाद वेतन यानी सैलरी 500 रुपये है, वह भी हमने यहाँ लिखा है। दान दिया है, दान लेते भी हैं देते भी हैं। लेंगे तो इनकम, देंगे तो खर्चा हो जाएगा। 50 रुपये जो डोनेशन दिया है उसको यहाँ लिखेंगे। कर 25 रुपये है जो टू टैक्स के नाम से लिखा हुआ है। इसके बाद बिजली का खर्चा है 335 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी 335 रुपये। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है क्लब के पास 20,000 का भवन है जिस पर हरास कटेगा, तो 20,000 का 5% 1,000 रुपये होता है, जो टू डेप्रिसिएशन के नाम से 1,000 रुपये लिख देंगे। अब हम इसका खर्चा और इसकी इनकम के बारे में चेकिंग करेंगे। जब हम चेक करते हैं तो हमें पता चलता है इससे पहले वाले क्वेश्चन का जो जवाब था वो 16,250 था। सवाल में आप देखते चलिए कि उत्तर भी सामने लिखा है। अगर बाई चांस मैंने नहीं मिलवाया आपको जवाब, तो आप जवाब को मिला लिया करिए। यहाँ पर 16,250 है सरप्लस क्वेश्चन नंबर 14 जो मैंने पहले समझाया था, और उसका जो आंसर है यहाँ लिखा हुआ है। मैंने दिखाया नहीं था पर आप देख लीजिए। और अब हम इसको मैचिंग करते हैं। जब इसको मिलान करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास इनकम और एक्सपेंडिचर का जो टोटल है, इनकम साइड जो है हमारी 3280 है, और जो हमारे खर्चे हैं ये, इन खर्चों का जो टोटल है
वो 2460 है। तो इनकम हमारी ज़्यादा है 820 रुपये। इस केस में हमें सरप्लस होगा। तो हम जो ज़्यादा है 3280 ज़्यादा है उसको दोनों तरफ लिखिए, इधर भी लिखिए और इधर भी लिखिए, और जो सरप्लस 820 है उसको यहाँ लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आपने इसका मॉडर्न क्लब का पूरा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट समझ लिया। अब चलते हैं इसकी बैलेंस शीट की ओर। क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमारे पास बैलेंस शीट के लिए कैपिटल का होना ज़रूरी है, लेकिन हम कैपिटल अगर नहीं होता है तो हम पिछले साल की बैलेंस शीट बना के कैपिटल का पता लगाते हैं। तो पिछले साल की बैलेंस शीट के लिए पिछले साल के एसेट्स और लायबिलिटीज का होना बहुत आवश्यक है। यदि पिछले साल की एसेट्स और लायबिलिटीज हमारे पास नहीं होंगी तो हम उसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो यदि हम बैलेंस शीट की बात करें तो पिछले साल का हमारे पास 2015 में जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, वो तो हमें इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के लिए कहा गया है, लेकिन 2015 का इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट तभी बन पाएगी जब हमारे पास बैलेंस शीट की भी इंफॉर्मेशन हो कैपिटल के रूप में। लेकिन कैपिटल नहीं दिया है तो कैपिटल के लिए हमें पिछले साल की बैलेंस शीट को बनाना होगा। जब हम पिछले साल की बैलेंस शीट बनाएंगे तो पिछले साल के एसेट्स और लायबिलिटीज़ का होना ज़रूरी है। तो पिछले साल के एसेट्स में सबसे पहला रोल होता है इस रोकड़ का, जो 640 रुपये है, और इसके बाद यहाँ से कुछ नहीं आता। पिछले साल का चंदा आता, अगर यहाँ लिखा होता है तो यहाँ से, अगर इससे ज़्यादा रकम यहाँ लिखी होती है तो इसको लेते हैं। इस सवाल में पिछले साल का चंदा ही नहीं दिया है, लेकिन पिछले साल का यहाँ पर इन्होंने कहा हमारे पास भवन है 20,000 रुपये का यहाँ पर, तो दो रकम कैपिटल फंड में आएंगी। जब हम पिछले साल का बैलेंस शीट बनाएंगे दिसंबर 31, 2014 का, उसमें हम एसेट्स में कैश 640 और बिल्डिंग 20,000, तो ये कैश लिखेंगे और ये बिल्डिंग लिखेंगे। दोनों का टोटल एसेट साइड का 20,640 होगा, यही लायबिलिटीज साइड का भी होगा। इसी को ही हम कैपिटल फंड के नाम से बैलेंसिंग में डाल देंगे, जो कि 20,640 होगा। जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे दिसंबर 31, 2015 का, तो उसमें इसी कैपिटल फंड का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। कैपिटल फंड लिखेंगे, उसमें जो हमने इनकम एक्सपेंडिचर में 820 का सरप्लस निकाला था उसको यहाँ ऐड करेंगे। अगर डेफिसिट आता तो हम घटाते, लेकिन अब वहाँ सरप्लस आया है तो उसको जोड़ेंगे, जोड़ के 21,460 आया है। लायबिलिटीज साइड में अगर यहाँ पर एडवांस है, यानी कि अगली साल का अगर चंदा है 25 रुपये हो, 50 हो, चाहे कितना भी हो, यहाँ अगर लिखा है एडवांस अगली साल का, तो वह अगली साल का चंदा यहाँ पर आएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। इधर एडवांस इनकम आती है, एक्सपेंडिचर का आउटस्टैंडिंग आता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है हमने 25 रुपये का 2016 का एडवांस सब्सक्रिप्शन। इसके बाद लायबिलिटी का आइटम ख़त्म हो गया। अब पहुँचते हैं एसेट्स में। एसेट्स के लिए सबसे पहला ज़रूरी है कि हम इस रोकड़ को ध्यान रखें, इस बिल्डिंग को ध्यान में रखें। इसका डेप्रीसिएशन पिछले साल वाली में तो नहीं घटाएंगे, क्योंकि पिछले साल तो इनका बैलेंस बता रहा है, लेकिन घटाएंगे डेप्रीसिएशन इस साल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रोकड़ लिखिए 835 रुपये, ये वाला 835 यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा चंदे का बकाया। हमने यहाँ पर जब चंदे की कैलकुलेशन की थी तो 500 मेंबर का 5 रुपये के हिसाब से 2500 का किया था, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक ये कहा गया कि 850 गिवन है, तो 1650 हमने जोड़ के 2500 बना दिया। तो जो 1650 का आउटस्टैंडिंग था उसको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद जो बिल्डिंग हमने बताई 20,000 की, उसमें से डेप्रीसिएशन घटाना होगा। अब हम इसका टोटल करेंगे और कोई आइटम यहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटीज में नहीं है। अब इसका टोटल 21,485 और इसका टोटल 21,485, दोनों तरफ का टोटल बैलेंस शीट का बिल्कुल रेडी है। आपने देख लिया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है। अब क्योंकि बैलेंस शीट आपने एक ही समझा है, यानी एक ही प्रॉब्लम में, तो एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं जिसमें आप बैलेंस शीट को और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो चलिए एक प्रॉब्लम और लेते हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि बैलेंस शीट को कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए हम प्रॉब्लम नेक्स्ट लेते हैं।
आपकी स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और इसको पढ़ने की भी कोशिश करेंगे हमारे साथ। अब देखेंगे तो सवाल को ध्यान से यहाँ पर तो क्या लिखा है। यहाँ 1 जुलाई 2014 को रोकड़ का शेष 6030 है और ये दिल्ली नर्सिंग होम का आगम शोधन खाता लिखा हुआ है। 30 जून 2015 को लिखा गया है। चंदे दिए हुए हैं, यहाँ पे ब्याज है, भवन कोष हेतु दान, ये विशेष दान हो गया क्योंकि फंड आ रहा है इसमें। ये सरकारी अनुदान है, गैर सदस्यों से फीस है यानी फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स। ये नर्स की सैलरी है, फूड एंड वॉश है और रेंट टैक्स है, कार की जो है कॉस्ट है यानी ये कार की लागत यानी कार का परचेजिंग है, जबकि ये कार का खर्चा है। दवाई का खर्चा है, रोकड़ है। यहाँ लिखा नर्सिंग होम के पास 24,000 की अपनी भूमि है। भवन कोष में आई 300 रुपये की राशि भूल से चंदे में जमा हो गई। दवाई क्रय के 387 रुपये अदत्त है। नर्सों का वेतन 132 रुपये अदत्त है। उपरोक्त विवरण से एक आय व्यय खाता तथा चिट्ठा बनाइए। तो सबसे पहले आप समय योजनाओं पर यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर आप जरूर ध्यान देंगे। भूमि ये लिखी हुई है, इससे कोई संबंध ऊपर इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं है, तो इसका मतलब इनकम एक्सपेंडिचर से नहीं है। ह्रास तो कटता नहीं ज़मीनों पर, इसलिए ये भी नहीं आएगा। भवन कोष में आई हुई रकम 300 की, वो इन्होंने कहा कि है पैसा बिल्डिंग फंड का, गलती से चंदे में जमा हो गया, तो हम चंदा यहाँ लिखा हुआ है 3,345 का, तो इसमें से 300 रुपये बिल्डिंग फंड के निकाल देंगे। उसके बाद दवाई का पैसा 387 रुपये अदत्त है, तो हम इसको दवाई में यानी इस मेडिसिन में 2010 में जोड़ देंगे। नर्सों का वेतन 132 अदत्त है, तो हम नर्सों का वेतन अदत्त है तो नर्सों के सैलरी में 1968 रुपये में जोड़ देंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले नंबर पे दिल्ली नर्सिंग होम, चंदे का नंबर 1 है। सबसे पहले इनकम को लेते हैं। देखिए सबसे पहले चंदा, यहाँ लिखेंगे दिल्ली नर्सिंग होम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ऑन 30 जून 2015। इस तारीख में सवाल को ध्यान से देखेंगे। चंदे लिखे हैं 3,345, बाई सब्सक्रिप्शन 3,345। इसमें से बिल्डिंग फंड का पैसा 300 रुपये घटा देंगे क्योंकि वह पैसा गलती से चंदे में जमा हुई थी, तो हम चंदे में से निकाल देंगे। चंदे का 3,045 बचेगा। इसके बाद ब्याज और इंटरेस्ट पहले लिखते हैं 114 का, फिर यहाँ लिखेंगे भवन कोष का दान, तो भवन कोष है, फंड है, फंड कभी नहीं आता। इसके बाद सरकारी अनुदान है 3,000 का, जिसे हम गवर्नमेंट ग्रांट बोलते हैं, वो 3,000 का ये रहा। इसके बाद है गैर सदस्यों से फीस 810 का, यानी फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स 810 रुपये। इसके बाद है और आगे बढ़ेंगे तो अब हमारी इनकम हो गई ख़त्म। अब आइए खर्चों में। नर्स की सैलरी 1968 रुपये, तो इसको देखिए, 2 नर्सेज सैलरी 1968 रुपये। इसमें हमने आउटस्टैंडिंग यह 132 रुपये कहाँ गया, ये रहा, इसको हमने ऐड कर दिया, तो ये हो गया 2100 रुपये। इसके बाद यहाँ लिखा है फूड एंड वॉश 1140। फूड एंड वॉश में कोई भी इंफॉर्मेशन एडिशनल में नहीं है, सीधा 1140 लिखेंगे। रेंट एंड टैक्स आज 600 का है, इसमें भी ऐसी कोई बात नहीं है, 600 लिखेंगे। कार की लागत नहीं आती लेकिन कार का खर्चा आता है, 2520 रुपये आएगा, लिख दिया। मेडिसिन लास्ट में लिखा है 2010 का, लेकिन मेडिसिन के 387 रुपये यहाँ बकाया है, तो हम मेडिसिन में आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे 387 का, 2387 होगा। और जब हम यहाँ पर इनकम को और एक्सपेंडिचर को, यानी ये हमारी इनकम है, इसको हमने जोड़ा तो हमारी इनकम हो गई अब की बार कम, और हमारे जो खर्चे हैं ये हो गए ज़्यादा। तो खर्चे अब की बार ज़्यादा है, इनकम कम है, तो इसका मतलब हमें लॉस होगा, यानी डेफिसिट होगा, जिसे हम न्यूनता या कमी कहते हैं। इसको डेफिसिट या डेफिशिएंसी भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि ज़्यादा हमारे खर्चे हैं तो अब की बार खर्चों को ही नीचे दोनों तरफ लिखना होगा। और जब घटाने के बाद डेफिसिट आता है, जिसे हम लॉस, कमी, न्यूनता, डेफिशिएंसी भी कहते हैं, या एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम भी बोलते हैं। अब इतना भयानक लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं, जगह बहुत ले लेगा, तो बाई डेफिसिट लिखिए, 1788 रुपये लिख दीजिए, ये हमारा लॉस है। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाने के लिए पिछले साल की संपत्तियों का होना और दायित्वों का होना
जरूरी है। अगर संपत्तियां मौजूद हैं उन्हीं से ही हम बैलेंस शीट बना के कैपिटल फंड का पता लगाते हैं। पिछले साल में ये सबसे पहले ये रोकड़ 6030 की तो जरूर आती है। ये वाली रोकड़ पिछले साल की बैलेंस शीट में और ये वाली रोकड़ नई वाली बैलेंस शीट में यानी करेंट ईयर में। तो नर्सिंग होम के पास अपनी ज़मीन भी इनकी है 24,000 की, और एक ये रोकड़, दो ही रकम है जो बैलेंस शीट में कैपिटल फंड का काम करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए बैलेंस शीट एज ऑन, कभी कभी दिसंबर 31 होता है, कभी कभी जून या 31 मार्च। तो इस सवाल मैंने दोनों इसलिए लिख दिए ताकि आप कंफ्यूज न हो, सवाल को जरूर पढ़ा करिए। अगर दिसंबर है तो दिसंबर लिखिए, जून है तो जून लिखिए। अब क्योंकि उनका जो ईयर एंड होता है वह 30 जून को होता है, तो इस सवाल के मुताबिक हमें भी 30 जून को ही ईयर को एंड मानना होगा। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कैश लिखा हमने 6030 का, लैंड यानी ज़मीन 24,000 की है, कुल मिला के 30,030 है। तो यही 30,030 रुपये हमारा कैपिटल फंड का काम करेंगे, जिसे हम बैलेंसिंग में कैपिटल फंड के रूप में 30,030 रुपये लिख देंगे। जब हम नई वाली बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें इसी कैपिटल फंड का इस्तेमाल करेंगे, और जो डेफिसिट आया है यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन जून 30, 2014, लाइबिलिटीज एसेट्स रुपीज करके कैपिटल लिखेंगे। उसमें अगर सरप्लस होता तो हम जोड़ते, लेकिन अब क्योंकि यह डेफिसिट यानी कि लॉस हुआ है तो हम कैपिटल में लॉस को घटाएंगे। घटाने के बाद देखेंगे 28,242 प्राप्त हुआ। जो हमारे खर्चे आउटस्टैंडिंग के होते हैं 387 के, 132 के, और यहाँ पर कोई रकम छूट गई है तो वह लाइबिलिटीज में आती है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर लिखते समय भवन कोष का पैसा ये 4680 रुपये है, ये छूट गया था। इसमें 300 रुपये चंदे का पैसा था जो कि चंदे में जुड़ गया था, अब उसको हम यहाँ से अब ऐड करेंगे 4680 में। तो बिल्डिंग फंड लिखेंगे और इसमें ऐड सब्सक्रिप्शन के चंदे के नाम से 300 रुपये जोड़ के 4980 बना देंगे। और दवाई का जो मेडिसिन का और नर्स की सैलरी का जो आउटस्टैंडिंग थे उनको यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि खर्चों की आउटस्टैंडिंग यहीं पर आती है। अब पहुँचते हैं एसेट साइड में। एसेट पहुँचेंगे तो पुरानी चीज़ें जो इनके पास है, जैसे ज़मीन 24,000 है और एक कार इन्होंने यहाँ पर खरीदी हुई है 6,000 की, उसको लिखेंगे। संपत्तियाँ सारी आएंगी और यहाँ पर कोई संपत्ति नहीं है, यहाँ रोकड़ दे रखा है 3,741 का। तो कैश 3,741 का, कार 6,000 का, लैंड 24,000 का, कुल मिला के 33,741, और यहाँ पर भी 33,741 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि 33,741 ये रहा, और सरप्लस नहीं आया है, इसमें डेफिसिट आया है, यानी व्यय का आय पर अधिक, अर्थात एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, वो 1788 है। इससे पहले वाले सवाल की बैलेंस शीट और डेफिशिएंसी या सरप्लस जो भी आया था वो यहाँ आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं। उसकी बैलेंस शीट करेंट ईयर की 21,485 और सरप्लस 820 लिखा हुआ है। अब इसी सीरीज में हम एक सवाल और समझेंगे जिसमें आप बैलेंस शीट ही समझेंगे, खास बहुत महत्वपूर्ण। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आ चुका है कई बार, इसको ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से शुरू है। 31 दिसंबर 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में एक क्लब का आगम व शोधन खाता निम्नवत है। इससे आय व्यय खाता व चिट्ठा 31 दिसंबर 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बनाइए। तो हमारे सामने जो स्क्रीन पर क्वेश्चन मौजूद है उसके मुताबिक आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है शेष प्रारंभिक चंदा 14, 15, 16 का दिया हुआ है। पुराने फर्नीचर की बिक्री से प्राप्ति जो है 60 रुपये की है, जबकि इसकी लागत 100 रुपये यानी 40 रुपये का नुकसान। हॉल का किराया 740 है, मनोरंजन से लाभ 400 है, समाचार पत्रों की बिक्री 100 रुपये, वेतन, सामान्य व्यय, बिजली व्यय, किताबें, समाचार पत्र, डाक व्यय, फर्नीचर और शेष रोकड़ जो दिया है 500 का लिखा हुआ है। यहाँ पर महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, इन्होंने ये कहा है कि क्लब के पास अब जो है 50 सदस्य हैं जो प्रत्येक 25 रुपये चंदा देते हैं। यदि हम सदस्यों की बात करें 50 गुणा 25 1250 रुपये चंदा होना चाहिए, जबकि 2000 अगर हम 15 की बात करें तो मात्र 1000 चंदा है।
तो हमारे 2015 में 1250 चंदे होने चाहिए, तो 1250 रुपये तो चंदा है नहीं, इसका मतलब इसमें हमें 250 रुपये जोड़ना होगा। उसके बाद इन्होंने एक बात और लिखा है, पिछले साल का जो चंदा है 2014 का, वो चंदा यहाँ पर 300 रुपये है, जबकि पिछले साल के जो हमें चंदे 14 वाले मिले हैं वो 250 मिले हैं, लेकिन अभी 50 अब भी बाकी है। और 31 दिसंबर 2015 को वेतन 100 रुपये अदत्त थे, लेकिन भुगतान किए गए वेतन में 100 रुपये 14 का भी सम्मिलित है, यानी पिछले साल का। इस साल का 100 रुपया देना है, जबकि पिछले साल का भी आउटस्टैंडिंग 100 रुपये का है। तो हम पिछले साल वाले को घटा देंगे, इस वाले को जोड़ देंगे। फिलहाल जितना सैलरी है उतनी ही रह जाएगी। 1 जनवरी 2015 को क्लब के पास भूमि भवन की कीमत 10,000, फर्नीचर 600, पुस्तकों की जो कीमत है वो 500 रुपये है। चलिए शुरू करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। मनोरंजन क्लब, यहाँ पर ये जो क्लब है इसकी वैल्यू समझेंगे, आखिर इनकी इनकम क्या है, खर्चे क्या हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड दिसंबर 31, 2015। सबसे पहले इनकम, चंदा यहाँ पर मैंने बताया था कि 1000 है, इसमें 250 रुपये जोड़ देंगे, 1250 हमें पूरे करके दिखाने होते हैं। इसके बाद है पुराने फर्नीचर की बिक्री, अगर बिक्री हुई है, कीमत है 100 रुपये, बेचा है 60 में, 40 रुपये का ज़बरदस्त यहाँ पर लॉस दिखाई दे रहा है, तो वह लॉस यहाँ लिखेंगे टू लॉस ऑन फर्नीचर के नाम से। 100 रुपये में से यहाँ पर 60 रुपये माइनस कर देंगे तो 40 रुपये का लॉस का पता चल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हॉल का किराया 740 रुपये, ये हमारी इनकम है। इसके बाद मनोरंजन से लाभ हुआ है, तो इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट 400। इसके बाद है समाचार पत्रों की बिक्री 100 रुपये, सेल ऑफ न्यूज़पेपर 100 रुपये। अब आइए खर्चों, वेतन की अगर बात करें तो 1200 रुपये का सैलरी, टू सैलरी 1200, आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का 100 रुपये, लेकिन लास्ट ईयर का हमें घटाना होगा 100 रुपये, तो हम 100 रुपये घटाएंगे, 100 रुपये जोड़ेंगे, तो कुल मिला के 1200 रुपया ही रह जाएगा। इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि लाइटिंग एक्सपेंस है जो सामान्य व्यय 300 और 200, 300 रुपये 200 रुपये, इनमें कोई तोड़ फोड़ नहीं है, ना ही कोई ज़्यादा और कम है। न्यूज़पेपर 400, डाक व्यय 50 रुपये। आगे फर्नीचर और कैश नहीं आता क्योंकि फर्नीचर हमारी संपत्ति है, तो सिर्फ 400 और 50 रुपये आएंगे। न्यूज़पेपर 400 और पोस्टेज एक्सपेंस है 50 रुपये। अब हम खर्चा और इनकम जोड़ेंगे। ये जो हमारी इनकम है, पहले तो हम इनकम को जोड़ते हैं, 12 7 19 4 23 2490 रुपये, तो हमारी इनकम 2490 रुपये हुई। और जो हमारे खर्चे हैं 12 3 15 2 17 4 2190 रुपये, तो हमारे जो खर्चे हैं एक्सपेंडिचर 2190 और इनकम 2490। इस प्रकार से हमें इनकम हुई, यानी हमें सरप्लस हुआ। तो ज़्यादा क्या है 2490, इसको दोनों तरफ लिखेंगे। सरप्लस आया है उसको यहाँ लिखेंगे 300 रुपये। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। तो जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो पिछले साल की बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें पिछले साल की एसेट्स और लाइबिलिटीज चाहिए। तो पिछले साल के एसेट्स के लिए एक तो ये कैश आएगा 250 का, और ये पिछले साल का ये चंदा आएगा 300 रुपये, जो ज़्यादा है। ध्यान रहे, अगर चंदा यही होता 250 रुपये ये वाला और ये नहीं होता, फिर तो हम 250 ही लिखते हैं एसेट्स की ओर, लेकिन अब क्योंकि इससे ज़्यादा चंदा यहाँ पे दिया हुआ है, तब यही लिखेंगे 300 रुपये। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले कैश लिखेंगे 250 रुपये ये वाला, चंदा लिखेंगे 300 रुपये ये वाला। जो इनके पास किताबें जनवरी 2015 को बोल रहे हैं, इसका मतलब है पिछले साल का बैलेंस है। पिछले साल का 10,000 की तो बिल्डिंग हो गई, 600 का फर्नीचर और बुक्स हो गए 500 के, इनको लिखेंगे 10,000 600 और 500, कुल 11,650 रुपये हुआ। जबकि पिछले साल की अगर हम आउटस्टैंडिंग खर्चों की बात करें तो 2014 का 100 रुपया शामिल है, जो कि हम यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपये। जब हम कैपिटल फंड निकालेंगे तो इसका जो टोटल आया है, इसमें से हम 100 रुपये घटा के 11,550 रुपये कैपिटल फंड के नाम से बैलेंसिंग कर देंगे, जबकि 11,650 दोनों तरफ ज़्यादा है तो वही लिखेंगे। हमारी कैपिटल फंड की जो कैलकुलेशन है वह 11,550 रुपये प्राप्त हो चुकी है। अब सवाल में देखेंगे ध्यान से, तो अब बैलेंस शीट हमें करंट ईयर की बनानी है।
तो सबसे पहला काम होता है कि इस बैलेंस की जो कैपिटल फंड आया है नई बैलेंस शीट में उसको लिखिए और इसमें सरप्लस को जोड़ दीजिए। अगर हम सरप्लस को जोड़ेंगे 300 रुपये को तो 11,850 होगा। अगले साल का यानी 2016 का जो एडवांस है 200 रुपये का, ये हमारे लाइबिलिटी में आएगा। और ये सैलरी जो करंट ईयर की 2015 की बकाया खर्चों का है यह भी आएगा। तो दो रकम और आएगी, एडवांस सब्सक्रिप्शन 200 और आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपये। इस प्रकार से 12,150 रुपये इधर का टोटल कंप्लीट हो गया। अब पहुंचते हैं एसेट्स में। एसेट्स में ये कैश आएगा 500 रुपये का। तो सबसे पहले 500 रुपये का कैश ध्यान रखेंगे। फर्नीचर 250 रुपये का है। इस फर्नीचर में यहाँ फर्नीचर पहले से ही है 600 रुपये का, तो 600 अब प्लस 250 तो 850 हो गया। 100 रुपये का फर्नीचर अपनी कॉस्ट का निकल भी गया। तो इस प्रकार से जब हम फर्नीचर लिखेंगे यहाँ पर तो 600 प्लस 250 माइनस 100, जो 100 बिक गए तो 600 750 रुपये का फर्नीचर हो गया। लाइन बिल्डिंग में कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई कम ज़्यादा नहीं, कोई डेप्रिसिएशन नहीं, 10 के 10,000 ऐसे की ऐसे रहेंगे। बुक्स हमारे पास 500 है, हमने खरीदी भी है यहाँ पे 100 रुपये की, तो बुक हो गई हमारी 600 रुपये। 500 में 100 की बुक जोड़ देंगे। जो सैलरी जो आउटस्टैंडिंग हमारे खर्च वो है इनकम, पिछले साल का चंदा बकाया है 300, लेकिन इसमें से हमें 250 रुपये ही मिल पाए हैं। अभी 50 रुपये का चंदा अब भी बाकी है। 50 रुपये वो हमें लेना होगा, वो हमारी आउटस्टैंडिंग होगी। और करंट ईयर का जो हमने इस 1000 में 250 जोड़ा था, ये 250 रुपये प्लस पिछले साल का जो 300 है इसमें से 250 मिले थे, 50 बाकी थे, वे 50, तो 250 और 50 दोनों मिला के 300 का चंदा पूरा लिखेंगे। कैश का ये बैलेंस लिखेंगे 500 रुपये का। सारी संपत्तियां हमारी पूरी हो गई। अब इनका जब टोटल करेंगे 12,150 रुपये हो चुका है। अब आप देखेंगे तो बैलेंस शीट पूरी तरह से ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन पर तो बैलेंस शीट ओके हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 17 क्वेश्चन नंबर था। 17 विजयपाल सिंह की बुक है। यह जो है जिसका प्रिंट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये जो हमने अच्छा इसका आंसर मिला लेते हैं एक बार। यहाँ देखिए कैपिटल फंड 11,550 रुपये है जो कि हमने यहाँ पर निकाला है कैपिटल फंड। इसके बाद इन्होंने कहा सरप्लस 300 रुपये का, तो सरप्लस ये रहा 300 रुपये का। फिर बैलेंस शीट करंट ईयर की 12,150 है, वो ये रहा 12,150 रुपये। तो आपने इसके एक एक पॉइंट को बड़ी आसानी से देख लिया है। विजयपाल सिंह की ये बुक है और इसका प्रिंट आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया हुआ है। इसी बुक से हमने वीडियो तैयार किया है। यूपी बोर्ड की ये बुक है, बही खाता तथा लेखा शास्त्र कक्षा 12। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करिए और इसी तरह से कॉमर्स की वीडियोस की अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए। वीडियो को शेयर अवश्य करिए। मैं हर बार हर वीडियो में यही बात कहता हूँ, लास्ट में हर बच्चे को कहता हूँ, ताकि इसका लाभ अन्य स्टूडेंट्स को भी बहुत ही अच्छी तरह से बड़ी ही सरलता के साथ मिल जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। मैं अपना फ़ोन नंबर भी देता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ कि अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने प्रॉब्लम को बेहिचक इस नंबर पर दे सकते हैं। ये आपकी जो है नंबर ये है 8810 31 18 52। ये व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप अपने पर्सनल जो आपको अलग से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, फ़ोटो भेज सकते हैं, पिक भेज सकते हैं, मतलब कुछ भी भेज सकते हैं, और जिससे हम उसको देखेंगे ध्यान से और उसके बाद उस पर वीडियो बनाकर यूट्यूब पर देंगे और उसका वीडियो का लाभ आपको भी मिलेगा, अन्य छात्रों को भी मिलेगा। अब लेते हैं विराम। वीडियोज काफ़ी लंबी हो चुकी है, लगभग 40 मिनट की वीडियो 41 मिनट के आसपास हो जाएगी और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छा से अच्छा और मैक्सिमम सेटिस्फाइड वीडियोज आपको दे सकूं। फिर लेकर आएंगे एक नई वीडियो जो होगी खास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।